हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर को देखेंगे। इससे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। पहले आप लोग उसको देखो, क्योंकि जो केमिकल इक्विलिब्रियम में जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट से ही ये आयनिक इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर आगे आप लोग समझ पाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होते हैं। बहुत ईजी चैप्टर है ये आयनिक इक्विलिब्रियम, बस केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स हैं और एकदम ईजिली इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट्स को लगाते जाएंगे और ये चैप्टर आराम से सॉल्व हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, छोटा चैप्टर है, बहुत इजी है, आसानी से इसके क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। पर पहले आयनिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स या आयनिक इक्विलिब्रियम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने से पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ना जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे एसिड बेस थ्योरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केवल इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स को ही कवर करेंगे। एसिड बेस थ्योरी देखेंगे, बेसिसिटी, एसिडिटी, कंजुगेटेड एसिड और कंजुगेटेड बेस, ये सब के बारे में कॉन्सेप्ट्स हम लोग मोस्टली पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट तक बने रहना वीडियो में। तो सबसे पहले तो एसिड बेस थ्योरी, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा एसिड बेस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। तो एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, उसके लिए जो कुछ थ्योरीज दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहला थ्योरी है आर्हेनियस का थ्योरी। ऐसे ही हम लोग ब्रॉन्स्टन लॉरी और ल्यूस की थ्योरी भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड करता है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ तो यह है कि सब्सटेंस को कहाँ डिजोल्व होना चाहिए, वाटर में। हम लोग सब्सटेंस को वाटर में डिजोल्व करेंगे, उसके बाद ही एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में हम लोग बता पाएंगे कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। तो जब सब्सटेंस को वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो जब सब्सटेंस विच गिव H+ आयन ऑन एक्वस सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पे, तो जब सब्सटेंस क्या देता है, वाटर में डिजोल्व होने के बाद H+ आयन देता है, तो उसको हम लोग एसिड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल HCl, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग HCl का। HCl वाटर में इसको डिजोल्व कर रहे हैं, ये बना रहा है H3O+ प्लस Cl- H3O+, या इसको आप H+ भी लिख सकते हो ना, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, वही है ये H+। तो जब H+ मिल रहा है जिस भी कंपोनेंट को, जिस भी स्पीसीज को हम लोग या जिस भी सब्सटेंस को हम लोग वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, तो अगर H+ बन रहा है तो उसको हम लोग एसिड बोलेंगे, ठीक है। और सब्सटेंस विच गिव OH- आयन ऑन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस। बेस किसको कहेंगे, जब सब्सटेंस किसी एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करने पर क्या देगा, OH- आयन देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लो। जैसे एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, ये क्या देगा, Na+ प्लस OH-। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेस बोलेंगे, क्योंकि ये वाटर में डिजोल्व होकर एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे रहा है, OH- दे रहा है। करेक्ट है। तो ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इसके लिए किसी भी सब्सटेंस को हम लोग को वाटर में डिजोल्व करना पड़ेगा, एक्वस सॉल्यूशन ही चाहिए, तभी हम लोग एसिड है कि बेस है ये बता सकते हैं। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का ये ड्रॉबैक था, इसके कारण नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे ब्रॉन्स्टन लॉरी। दूसरा कॉन्सेप्ट आया ब्रॉन्स्टन लॉरी का कॉन्सेप्ट। लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आयोनाइजेशन और हाइड्रोलिसिस, दो टर्म्स दिए हुए हैं। आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन कब बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस कब बोलेंगे, ये हम लोग जानेंगे यहाँ पे। तो आर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब भी सब्सटेंस को हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। सब्सटेंस क्या हो जाता है, वाटर नहीं, सब्सटेंस क्या हो जाता है, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। एक जो होता है, एक पार्ट, दोनों चार्ज पार्टिकल बनते हैं ना, एक केटायन बनता है और एक एनायन बनता है, ठीक है। तो इसके आधार पे अगर हम लोग किसी स्पीसीज को वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो वो दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, एक केटायन और एनायन। ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था। तो जब हम लोग उस कोई एसिड पार्टिकल को किसी एसिड सब्सटेंस को वाटर में डिजोल्व करें और वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाए, तो उस प्रोसेस को, एसिड को जब डालेंगे तो आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन कहेंगे। तो क्या हम लोग कह सकते हैं, व्हेन एसिड इज पुट इन वाटर देन दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, स्प्लिटिंग होने का प्रोसेस ना, जो आयंस में स्प्लिट हो रहा है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस कब कहेंगे, जब साल्ट को डिजोल्व करेंगे वाटर में, तो व्हेन सॉल्ट इज पुट इन वाटर देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो जब एसिड को डिजोल्व कर रहे हैं तो उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन। जैसे यहाँ पे एसिड को मैंने डिजोल्व किया, और अगर किसी साल्ट को डिजोल्व कर रहे हैं तो वही प्रोसेस क्या कहलाएगा, हाइड्रोलिसिस कहलाएगा। तो बहुत बार इस टर्म्स में कंफ्यूजन होता है, कभी भी हम आयोनाइजेशन यूज करते हैं, कभी भी डिसोसिएशन, कभी भी हाइड्रोलिसिस। तो अब मेरे ख्याल से आप लोग को एकदम क्लियर होगा कि आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन कब यूज करना है और हाइड्रोलिसिस कब यूज करना है। जब साल्ट को डालो, फॉर एग्जाम्पल साल्ट हम लोग ले लेते हैं NH4OH, सॉरी ये तो बेस है, NH4Cl,
एक साल्ट है, इसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में बनेगा NH4OH प्लस HCl। तो ये प्रोसेस हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस कराएगा, ठीक है। लेकिन एसिड जैसे कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं H2SO4 और H2SO4 को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा और ये बनाएगा HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? आयोनाइजेशन। यहाँ पे आयोनाइजेशन हो गया H2SO4 का या डिसोसिएशन हो गया, और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे NH4Cl का आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। देखो यहाँ हाइड्रोलिसिस हो रहा है, कोई आयन नहीं बन रहा है ना, तो ये प्रोसेस हाइड्रोलिसिस कहलाएगा साल्ट वाला। और एसिड वगैरह को डालेंगे तो वो क्या कहलाएगा? आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंने दो, क्या दिया है? एक सबसे पहला CH3CONA, ये क्या है? एक साल्ट है। तो जब इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये क्या बनेगा? CH3COOH प्लस NaOH। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? अब हाइड्रोलिसिस, क्योंकि ये साल्ट है ना। यहाँ पे देखो आयन बन भी नहीं रहा है, किसको आयनाइजेशन कहो। अब ये क्या है? ये एसिड है, इसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये बनेगा Al3 प्लस 3Cl माइनस। ये आयनाइजेशन हुआ क्योंकि दो आयन में टूट गया। पोटेशियम क्लोराइड, ये भी क्या है? ये तो साल्ट है, इसको भी वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये बनता है KOH प्लस HCl। देखो यहाँ भी आयन नहीं बन रहा है तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? हाइड्रोलिसिस। तो जब साल्ट को वाटर में डिजोल्व करोगे तो हाइड्रोलिसिस, और जब एसिड को डिजोल्व करोगे तो प्रोसेस क्या कहलाएगा? आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन। ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। बहुत बार कंफ्यूजन होता है दोनों टर्म्स में, कभी भी डिसोसिएशन कभी भी हाइड्रोलिसिस क्यों लिया है, ये हम लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इतना ये होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने बताया कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो था वो वाटर में डिजोल्व करने के बाद ही रिजल्ट दे सकता था, तो वो एक उसका ड्रॉबैक था। तो हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया जो कि है ब्रॉन्स्टन-लॉरी का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है? वाटर में डिजोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मैंने लिख दिया नो नीड टू डिजोल्व इन वाटर। अब इसमें एसिड किसे कहेंगे? तो जो H+ डोनर होंगे उन्हें एसिड कहेंगे, और बेस किसे कहेंगे? जो H+ एक्सेप्टर होंगे, या आप बोल सकते हो प्रोटॉन डोनर एसिड कहलाते हैं एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर आर कॉल्ड एज बेस, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं HCl प्लस NH3 विल गिव्स NH4 प्लस Cl माइनस। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? देखो HCl में से H+ अमोनिया के पास जा रहा है और वो NH4 प्लस बन जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से Cl अलग हो गया, Cl माइनस। तो H+ कौन डोनेट किया? ये। और एक्सेप्ट कौन किया? ये। तो ये क्या कहलाया? डोनर, और ये क्या कहलाया? एक्सेप्टर। क्या? H+। तो H+ डोनर मतलब ये क्या हो जाएगा? एसिड, और H+ एक्सेप्टर मतलब ये क्या हो जाएगा? बेस, ठीक है। तो ये ब्रॉन्स्टन-लॉरी का कॉन्सेप्ट है, इसमें वाटर में डिजोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो H+ डोनेट करेंगे वो एसिड कहलाएंगे, और जो H+ एक्सेप्ट करेंगे वो बेस कहलाएंगे। अब ब्रॉन्स्टन-लॉरी के कॉन्सेप्ट से एक नया कॉन्सेप्ट आया कंजुगेटेड एसिड और कंजुगेटेड बेस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ना। और कंजुगेटेड एसिड और कंजुगेटेड बेस पहचानना भी बहुत जरूरी है, वरना बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम कंजुगेटेड एसिड और बेस गलत पहचान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि ब्रॉन्स्टन-लॉरी ने बताया कि एसिड प्रोटॉन डोनर होता है और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो जब एसिड प्रोटॉन डोनेट कर देगा, यहाँ मैंने -H+ लिखा है, मतलब एसिड प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो जो सब्सटेंस या जो स्पीसीज बनेगा वो कंजुगेटेड बेस कहलाएगा। सेम जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ पे मैंने H+ केवल लिखा है, प्लस H+ यहाँ पर कर सकते हो। तो जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तो जो नया स्पीसीज बनेगा वो कंजुगेटेड एसिड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग यहाँ वापस आकर के देखो तो HCl ने जब प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो ये किस में बदल गया? HCl Cl माइनस में बदल गया। तो जब एसिड प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो जो नया स्पीसीज बना वो क्या कहलाएगा? कंजुगेटेड बेस। तो ये क्या हो गया? कंजुगेटेड बेस। और जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, जब बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो एक नया स्पीसीज बना, यहाँ ये बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? कंजुगेटेड एसिड। क्लियर है? तो ये है कंजुगेटेड एसिड और बेस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, सेम वही वाला एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा था, आप लोग भी लिख सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है? कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर्स आर अपोजिट इन नेचर। कंजुगेटेड एसिड और कंजुगेटेड बेस दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगे नेचर में। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है? कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर डिफर इन ओनली 1 H+ आयन। और हमेशा कंजुगेटेड एसिड और कंजुगेटेड बेस के बीच में एक प्रोटॉन का अंतर होगा। एक से ज़्यादा का अंतर होगा तो उसको नहीं कहेंगे ना, एक प्रोटॉन का अंतर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन है, H3 है, यानी 3 प्रोटॉन हो सकते हैं, तो हम लोग को सिर्फ एक ही प्रोटॉन निकालना है। जब एक प्रोटॉन निकाले तो यहाँ 3 था तो अब कितना बचा? 2। तो अब ये क्या कहलाएगा? चूंकि ये एसिड था तो अब ये कहलाएगा कंजुगेटेड बेस। हमेशा याद रखना
एसिड से कंजुगेटेड बेस बनेगा और बेस से कंजुगेटेड एसिड बनेगा। ये भी एसिड है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, 2 में से केवल एक जाएगा तो क्या बनेगा? कंजुगेटेड बेस। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ से एक प्रोटॉन गया फिर एक और प्रोटॉन ले जाओ, ये बन गया HPO4 2-। तो इस एसिड का ये कंजुगेटेड बेस नहीं है ना, ठीक है। फिर इसमें से एक और प्रोटॉन निकाल लो और ये बनेगा PO4 3-। तो ये भी कंजुगेटेड बेस नहीं है। मैंने क्या कहा? सिर्फ एक प्रोटॉन हटाना है, या तो एक प्रोटॉन जोड़ो या तो एक प्रोटॉन निकालो। तो एक प्रोटॉन हटाए तो कंजुगेटेड बेस बना, एक प्रोटॉन जोड़ेंगे तो कंजुगेटेड एसिड बनेगा। तो अब ये क्या है? बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें एक प्रोटॉन जोड़ दो तो ये क्या बाहर निकल जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या? CaOH+। तो ये क्या कहलाएगा? कंजुगेटेड एसिड, सॉरी बेस से एसिड बनेगा ना, ये कहलाएगा कंजुगेटेड एसिड। क्लियर है? तो बेस में एक प्रोटॉन जोड़ो या एसिड से एक प्रोटॉन निकालो, जो नया स्पीसीज बनेगा वो कंजुगेटेड होगा। ठीक, एसिड से बनेगा तो कंजुगेटेड बेस और बेस से बनेगा तो कंजुगेटेड एसिड। याद रखना सिर्फ एक ही प्रोटॉन निकालना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्या टॉपिक है। हाँ, यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे कंजुगेटेड एसिड और बेस के बारे में। कंजुगेटेड बेस ऑफ एन एसिड कैन फर्दर एक्ट एज एन एसिड। कंजुगेटेड बेस ऑफ एन एसिड कैन फर्दर एक्ट एज एन एसिड कहने का मतलब ये है कि ये एसिड है, ठीक है, और इससे जो कंजुगेटेड बेस बन रहा है ये कंजुगेटेड बेस बनेगा। एसिड से H+ निकल गया और H+ निकलने के बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा? कंजुगेटेड बेस। ठीक है, कैन फर्दर एक्ट एज एन एसिड, तो ये फिर इसका नाम जरूर कंजुगेटेड बेस है, लेकिन ये बेस के जैसा एक्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है ना। ये फिर से किसके जैसा एक्ट कर सकता है? एसिड के जैसा। और एसिड का क्या नेचर होता है? H+ डोनेट करने का। तो ये फिर से प्रोटॉन डोनेट करके SO4 2- बना सकता है। तो क्या ध्यान रखेंगे कि जब एसिड से कंजुगेटेड बेस बनेगा तो वो कंजुगेटेड का बेस का नाम जरूर बेस है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि बेस के जैसा ही व्यवहार करे, वो फिर से एसिड के जैसा व्यवहार कर सकता है और एसिड के जैसा व्यवहार करके क्या कर सकता है? H+ को फिर से डोनेट कर सकता है। सेम यहाँ पे देखो H2SO4 है, H2SO4 सॉरी ये HSO4 में से मैंने यहाँ पे सल्फेट बाहर निकाला है, तो ये फिर से एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है, ये दिखाना चाह रही थी मैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कंजुगेटेड एसिड और बेस के बारे में। आपको कंजुगेटेड एसिड और बेस पहचानना भी जरूरी है। आप लोग आगे हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे तो और कंजुगेटेड एसिड और बेस पेयर निकलते जाएंगे, तो आप लोग को और पहचानना ईजी हो जाएगा, फिर और जल्दी जल्दी आप लोग इसको बनाना सीख जाएंगे। नेक्स्ट एक टॉपिक है यहाँ पे एम्फीप्रोटिक एंड एम्फोटेरिक स्पीसीज। बुक में दिया रहता है कई बार, और कई बार हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि कौन एम्फीप्रोटिक है कौन एम्फोटेरिक है। तो यहाँ पे एक बार हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम लोग को हमेशा समझ में आएगा कौन एम्फीटेरिक है कौन एम्फीप्रोटिक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो याद रखना एम्फीप्रोटिक स्पीसीज का मतलब क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एम्फीप्रोटिक स्पीसीज का मतलब है द स्पीसीज विच डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट H+ आयन। वह स्पीसीज जो H+ या प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है और H+ या प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो क्या कहलाता है? एम्फीप्रोटिक कहलाता है। और एम्फोटेरिक क्या कहलाएगा? एकदम कंफ्यूज नहीं होना है ना, दोनों नाम एकदम एक जैसा लगता है। तो ये एम्फीप्रोटिक है, प्रोटिक आ गया मतलब प्रोटॉन, ठीक, प्रोटिक आ गया मतलब प्रोटॉन, तो प्रोटॉन देगा भी और प्रोटॉन लेगा भी। एम्फोटेरिक बोल रहा है मतलब कि स्पीसीज विच कैन रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सके उसको हम लोग एम्फोटेरिक स्पीसीज कहेंगे। अब एम्फीप्रोटिक में वापस आते हैं, जो H+ दे भी सकता है और H+ ले भी सकता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है 4, जैसे HSO4-। तो इसको क्या करना पड़ेगा? दोनों काम करना है, इसको H+ देना भी है और H+ लेना भी है। तो देखो हम लोग बना के देखते हैं। एक में H+ ये देगा तो हम लोग H+ ये रिमूव कर रहे हैं, इसलिए माइनस का साइन लगाए हैं, ठीक है। और एक में H+ ये लेगा तो मैं प्लस का साइन लगा देती हूँ। जब H+ देगा तो ये क्या बन जाएगा? SO4 2-, और जब H+ लेगा तो ये बन जाएगा H2SO4। तो देखो ये दोनों काम कर सकता है, ले भी सकता है और दे भी सकता है प्रोटॉन। तो ये क्या होगा? एम्फीप्रोटिक स्पीसीज होगा। HS-, इसको भी एक बार H+ इसमें से बाहर निकालेंगे और एक बार H+ इसमें ऐड करेंगे। तो जब बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा S2-, और जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा H2S। एक H था, एक और ऐड कर दिया H2S। सेम यहाँ पे H2PO4- दिया हुआ है, एक बार H+ बाहर निकालेंगे और एक बार H+ ऐड करेंगे। बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा HPO4 2- और ऐड करेंगे तो ये बनेगा H3PO4। जिंक हाइड्रोक्साइड में एक बार H+ देना है और एक बार H+ लेना है। चलो इधर माइनस कर दे रही हूँ मैं। अब देखते हैं ये क्या कर सकता है, ले सकता है क्या?
या दे सकता है कि नहीं दे सकता है, ले सकता है कि नहीं ले सकता है, इसका हम लोग चेक करेंगे। तो अभी तो इन तीनों को हम लोग देख लिए कि ये तीनों ही क्या कर रहे हैं, H+ ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, तो तीनों तो एम्फीप्रोटिक हैं, एकदम कन्फर्म है। अब जिंक हाइड्रोक्साइड का हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, H+ अगर हम लोग इसको दे दिए तो ये क्या बना लेगा, यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड एक तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस H2O बाहर निकल जाएगा, ये H+ लेने के बाद ना। लेकिन क्या ये H+ दे सकता है? H+ जैसा यहाँ कुछ है ही नहीं, तो ये कहाँ से देगा? तो ये वाला रिएक्शन नहीं हो सकता है। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट तो कर सकता है पर प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता है, तो ये एम्फीप्रोटिक स्पीसीज नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों एम्फीप्रोटिक हैं। अब एक और चीज़ इसमें हम लोग को दिखाई दे रहा है कि जितने भी एम्फीप्रोटिक स्पीसीज हैं, देखो ये H2SO4 से बना हुआ है, ये H2S से बना हुआ है और ये H3PO4 से बना हुआ है, मतलब एसिड से बने हुए कंजुगेटेड बेस हैं ये। तो जितने भी कंजुगेटेड बेस होते हैं मोस्टली वो एम्फीप्रोटिक स्पीसीज के जैसा काम करते हैं, है ना। ये भी एक चीज़ इसमें बात देखने को आ रही है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो H+ लेते भी हैं और देते भी हैं वो क्या कहलाते हैं, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज कहलाते हैं। पर जिंक हाइड्रोक्साइड H+ लेता तो है पर देता नहीं, इसलिए एम्फीप्रोटिक स्पीसीज के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एम्फोटेरिक स्पीसीज दिया है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करें। तो यहाँ पे ये सारे के सारे एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं ना, ये जो भी हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ HSO4, अब ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस से भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस से भी रिएक्ट कर सकता है, तो ये एम्फोटेरिक भी होगा। HS भी दोनों से रिएक्ट कर सकता है, तो ये भी एम्फोटेरिक भी होगा, है ना। पर यहाँ पे हम लोग कुछ अलग से एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड, ये भी एम्फोटेरिक स्पीसीज हैं। यहाँ पे देखो जिंक हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बना रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बना रहा है, तो ये एसिड है और ये बेस है। एसिड से भी रिएक्ट किया और बेस से भी रिएक्ट किया, तो ये क्या हो गया, एम्फोटेरिक हो गया। सेम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्ट करके बेरियम क्लोराइड बनाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम बोरेट बनाएगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी HCl से रिएक्ट करके एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा। तो ये सभी क्या करेंगे, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेंगे, तो इनको क्या कहेंगे हम लोग, एम्फोटेरिक स्पीसीज कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये एम्फीप्रोटिक नहीं है क्योंकि ये तीनों H+ ले तो सकते हैं पर H+ दे नहीं सकते, है ना। ले सकते हैं पर दे नहीं सकते हैं, तो ये सिर्फ एम्फोटेरिक है, एम्फीप्रोटिक नहीं है। लेकिन ये जितने भी एम्फीप्रोटिक स्पीसीज हैं ये सारे के सारे एम्फोटेरिक भी हैं, क्योंकि ये सभी एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट भी करेंगे, प्रोटॉन देंगे लेंगे भी और एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, ऑल एम्फीप्रोटिक आर एम्फोटेरिक बट ऑल एम्फोटेरिक्स आर नॉट एम्फीप्रोटिक। तो जितने भी एम्फीप्रोटिक हैं वो एम्फोटेरिक भी हैं, पर जितने भी एम्फीटेरिक हैं वो एम्फीप्रोटिक हो ही ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये हो गया एक टॉपिक एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक का। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिसिटी एंड एसिडिटी। कई बार आप लोग को सुनने को मिलता है बेसिसिटी और एसिडिटी, कई बार बोलते हैं ये कितना बेसिसिटी इसकी कितनी है, इसकी एसिडिटी कितनी है। तो क्या है ये टर्म बेसिसिटी और एसिडिटी? सबसे पहले देखो लिखा हुआ है, नंबर ऑफ H+ एन एसिड कैन डोनेट इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। बेसिसिटी हमेशा एसिड के लिए यूज़ करते हैं और एसिडिटी हमेशा बेस के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिसिटी किसको बोलेंगे, जितने नंबर ऑफ H+ एसिड दे सकता है, जितना H+ दे सकता है उसको हम लोग उसकी बेसिसिटी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एसिटिक एसिड मैंने लिया है, फॉर्मिक एसिड लिया है, HCl लिया है, H3PO2 लिया है, HCl, HNO3, HF और HBr, ये सब कितने हाइड्रोजन दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही H+ है तो ये एक H+ दे सकता है, यहाँ पे एक H+ है, एक H+ दे सकता है, ये एक दे सकता है, ये एक दे सकता है। ठीक है, ये एक और ये भी एक और एक भी एक, ये सभी एक एक H+ डोनेट कर सकते हैं। अब एक एक H+ डोनेट कर सकते हैं तो इनको क्या कहेंगे, मोनोप्रोटिक या मोनोबेसिक। मतलब इनकी बेसिसिटी कितनी है, एक, मोनोप्रोटिक या मोनोबेसिक। यहाँ पे एग्जाम्पल्स, अच्छा यहाँ पे मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि ये वीक एसिड का एग्जाम्पल है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे डाइप्रोटिक और डाइबेसिक। कुछ एसिड ऐसे हैं जिनकी बेसिसिटी कितनी होती है, 2, तो उनको डाइप्रोटिक या डाइबेसिक कहते हैं क्योंकि ये 2 प्रोटॉन दे सकते हैं, 2H+, ये भी 2H+, ये भी 2H+ और ये भी 2H+ दे सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे एसिड भी हैं जो 3H+ दे सकते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइप्रोटिक। और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत सारे H+ दे सकते हैं, तो उनको हम लोग बोलेंगे पॉलीप्रोटिक। ठीक है, तो जो 3 प्रोटॉन दे रहे हैं इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 3। पॉलीप्रोटिक में जितने वो प्रोटॉन देगा उतनी उसकी बेसिसिटी होगी, तो जितने प्रोटॉन देगा उतनी उस एसिड की बेसिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है एसिडिटी। नंबर ऑफ H+ आयन अ बेस कैन एक्सेप्ट इज कॉल्ड एसिडिटी।
अब एसिडिटी टर्म हम लोग किसके लिए यूज़ करेंगे, बेस के लिए, वो कितने H+ एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे यहाँ अमोनिया, ये एक बार H+ एक्सेप्ट करेगा अगर, तो ये क्या कहलाएगा, मोनोबेसिक कहलाएगा, यानी कि इसकी एसिडिटी कितनी है, 1 है, तो ये एक बार H+ एक्सेप्ट करता हो और NH4+ बनाता है, ठीक है। और डाई एसिडिक किसको कहेंगे, जिसकी एसिडिटी कितनी आए, 2 आए, मतलब वो 2 बार H+ ग्रहण कर सके। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है एथिलीन डाइएमीन का। एथिलीन डाइएमीन क्या है, NH2 CH2 CH2 NH2, इसको एथिलीन डाइएमीन बोलते हैं ना, ठीक है। 2 एमीन है इसलिए डाइएमीन, और एथिलीन ग्रुप है इसलिए एथिलीन डाइएमीन। तो ये एक बार H+ ग्रहण करेगा, यहाँ पे H+ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, NH3+। फिर दूसरी बार फिर H+ ग्रहण करेगा, वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, इधर NH3+ बन चुका था, CH2 CH2, इधर भी बन जाएगा NH3+। तो ये 2 बार H+ ग्रहण किया, तो ये क्या कहलाएगा, डाई एसिडिक बेस, और इसकी बेसिसिटी इसकी एसिडिटी कितनी आएगी, 2, और इसकी एसिडिटी कितनी थी, 1। तो ये है एसिडिटी और बेसिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़े उसमें से कुछ एक्सरसाइज है, आज का एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हेन NH4Cl इज डिजॉल्व इन वाटर देन द प्रोसेस इज कॉल्ड। NH4Cl को जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन, हाइड्रोलिसिस, डिसोसिएशन, या फिर दोनों। NH4Cl क्या है, साल्ट, और मैंने क्या कहा था फर्स्ट शुरुआत में हम लोग लेक्चर में पढ़े थे कि हाइड्रोलिसिस कहते हैं जब साल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं। तो ये साल्ट है, जब इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोलिसिस, क्योंकि जब NH4Cl को आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो देखो इसका हाइड्रोलिसिस ही होगा, ये बनेगा NH4OH प्लस HCl, आयनाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ये हाइड्रोलिसिस कहलाएगा, ठीक है। विच वन इज नॉट एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज कौन नहीं है, तो एम्फीप्रोटिक का मतलब क्या होता है, जो H+ लेता भी है और H+ देता भी है, डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो वाटर क्या है भाई, H+ ले भी रहा है और दे भी रहा है कि नहीं, तो वाटर H2O, H+ लेता है, तो ये क्या बनेगा, जब ऐड करेंगे तो बनेगा H3O प्लस, ले लिया। फिर वाटर H+ जब देगा तब ये क्या बनेगा, OH माइनस। तो ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है ना, एसिड के जैसा भी बिहेव करता है, बेस के जैसा भी, दोनों से रिएक्ट भी करता है, तो ये तो एम्फीप्रोटिक होगा भाई, क्योंकि एम्फीप्रोटिक का मतलब ही हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एम्फीप्रोटिक किसे कहते हैं, जो H+ लेते और देते दोनों हैं। फिर है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में देखो क्या होता है, एमिनो एसिड का एक जनरल फार्मूला में अगर देखना चाहूँ तो एमिनो एसिड का एक जनरल फार्मूला होता है COOH CH2 NH2, ठीक है, ये एक जनरल फार्मूला है, ग्लाइसिन है ना। यहाँ पे देखो एक बेसिक ग्रुप भी है और एक एसिडिक ग्रुप भी है, तो ये H+ इसको डोनेट करके मोस्टली ज्यूटर आयन के फॉर्म में रहता है, तो ये हो जाता है NH3+ CH2 COO माइनस। तो इसने क्या किया, H+ डोनेट किया और इसने क्या कर लिया, H+ एक्सेप्ट कर लिया, इसी स्पीसीज में सेम हो रहा है ना वही। तो एमिनो एसिड क्या कर रहा है, H+ डोनेट भी कर रहा है और H+ एक्सेप्ट भी कर रहा है, तो ये क्या होगा, एम्फीप्रोटिक होगा, बिल्कुल, तो ये भी एम्फीप्रोटिक है। प्रोटीन अगर पूछता तो प्रोटीन चूंकि अमीनो एसिड से बने होते हैं और अमीनो एसिड एम्फीप्रोटिक है, इसलिए प्रोटीन भी एम्फीप्रोटिक हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे HCO3 दिया हुआ है, तो HCO3 यहाँ पे एक माइनस चार्ज लगा है, मतलब ये H+ ग्रहण कर सकता है, क्या बन जाएगा, H2CO3। फिर HCO3 क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है तो ये एक और हाइड्रोजन रिमूव कर देगा H+ और बना लेगा कार्बोनेट 2-। तो इसने एक्सेप्ट भी किया और डोनेट भी किया, तो ये भी एम्फीप्रोटिक स्पीसीज होगा। बचा सोडियम जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड का पहले ही हमने बताया है कि ये H+ एक्सेप्टर है पर H+ डोनर नहीं है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े, तो ये क्या होगा, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड वाला। बाकी के सभी H+ ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एमिनो एसिड्स वगैरह एग्जाम्पल पूछता है और हम लोग पढ़े नहीं रहते हैं तो बता नहीं पाते हैं। तो आप आई होप आप लोगों को एक अच्छा बड़ा डाउट क्लियर हुआ होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो ताकि इसके बाद का आयनिक इक्विलिब्रियम का जो सेकंड पार्ट वाला वीडियो है तो वो भी आप लोगों को पता चल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।